हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम जिन 3 कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे उसमें बैंक ऑफ पंजाब, चिराग सीमेंट और एंग्रो होल्डिंग्स शामिल हैं। और उससे पहले लेकिन मैं ये बता दूं, हमारी वीडियोस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो कमेंट्स में हमको असर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने पहले भी ये मेंशन किया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वीडियो में बहुत सारी कंपनीज को कवर करें, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कंपनीज को कवर कर रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में लोगों ने कहा आपने ये फ़लाँ कंपनी को कवर नहीं किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो हम अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट रिजल्ट सीज़न। अब नेक्स्ट रिजल्ट सीज़न जनवरी के एंड में आएगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे कि तमाम जो अहम कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स का रिव्यू करें। तो बैंक ऑफ पंजाब से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स पोस्ट हुए उसमें अर्निंग्स पर शेयर थर्ड क्वार्टर में ₹1.57 रही, विच इज़ अप 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 3% क्वार्टरली बेसिस पे। और उस से 9 मंथ्स की अर्निंग्स बन जाती है ₹3.65, विच इज़ अप 42% ईयर ऑन ईयर। नाउ इस रिजल्ट के बाद हम देखा कि बैंक ऑफ पंजाब का स्टॉक नीचे के लॉक पे हिट हुआ था और इसकी मेन वजह ये थी कि कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। जो लास्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उसमें कुछ ऐसी इंडिकेशन दी गई थी कि बैंक ऑफ पंजाब क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, तो इसलिए आई थिंक एक एंटिसिपेशन थी इन्वेस्टर्स को कि इस क्वार्टर के साथ भी एक डिविडेंड आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जब भी हमने देखा कि स्टॉक प्राइस नीचे आई, लेकिन फिर बाद में वो रिकवर भी कर गई थी। अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की हाईलाइट्स चेक करें थर्ड क्वार्टर की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप 9% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, ये 22.6 बिलियन रुपीज़ की रही। क्रेडिट लॉस अलाउंस 1.76 बिलियन रुपीज़ का रहा, ये शहबाज हमको एक्सप्लेन करेंगे। और फी कमीशन एंड ब्रोकरेज इनकम वाज अप 16% क्वार्टर क्वार्टर, ये 3.56 बिलियन रुपीज़ रही। तो शहबाज, नाउ रिज़ल्ट आई थिंक अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं और हमने इससे पहले भी आपने रिव्यू किया था और आपने कहा था कि लग ये रहा है कि जो सेकंड क्वार्टर के जो हमने रिव्यू किया था कि अर्निंग सस्टेन रह सकती हैं ₹1.5 तक की और फुल ईयर की अर्निंग 5 से 6 रुपये आ सकती है, तो वो अब लग भी रहा है। बट सिर्फ डिविडेंड पे आई थिंक थोड़ा लोगों को अफसोस हुआ, बिकॉज आई थिंक ये सेंस दिया गया था कि अब क्वार्टरली डिविडेंड होगा। वो आई थिंक शायद नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब देखें ना, तो रिजल्ट अगर आप बाकी बैंक से कंपेयर करें, इट्स आउटस्टैंडिंग है। स्पेशली इसका आपकी क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट इंटरेस्ट इनकम का बढ़ना, आई थिंक इट्स सरप्राइजिंग। और आई थिंक लास्ट टाइम एनालिस्ट ब्रीफिंग में कंपनी ने मेंशन भी करा था, मैनेजमेंट ने, कि कुछ उनके एक्सपेंसिव TDRs थे, टर्म डिपॉजिट्स, वो रीप्राइस हो रहे थे। उसकी वजह से जब लो प्राइस पे इसको रीप्राइस हुए तो हमें देखा है इवन सिक्वेंशली इसमें इंप्रूवमेंट आई है निम्स में, जो आई थिंक मैनेजमेंट ने कहा भी था। और जहाँ तक डिविडेंड की बात है, देखिए मैनेजमेंट ने बोर्ड से अप्रूवल लिया हुआ है कि बिकॉज देखिए होता क्या है कि पहले वाई दे कुड नॉट अनाउंस डिविडेंड, बिकॉज फॉर अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड्स अकाउंट ऑडिटेड होने चाहिए, मगर आई थिंक वो अप्रूवल ख़त्म हो गया। बट लास्ट में मैनेजमेंट इंडिकेशन दी थी कि येस दे विल आस्क रिक्वेस्ट द बोर्ड, मगर बोर्ड की डिसीजन ये थी कि शायद डिविडेंड इन्होंने इस बार नहीं दिया। जहाँ तक इसका कैपिटल एडिक्वेसी देखें, वो सब्सटेंशियल है, 17.43 है और रिक्वायरमेंट इससे काफ़ी कम है। तो वी आर क्वाइट होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कि क्वार्टर के एंड, जो साल का एंड होगा, वह कंपनी एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड दे सकती है। अगर आप इसकी थोड़ा देखें कि ₹1 दे चुका है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से ₹1.5 ये लास्ट क्वार्टर में भी दे सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी डिसेंट। अगर आप इसके नंबर्स भी देखें, थोड़ा मैं दोबारा रिट्रेट कर दूं कि बैंक ऑफ पंजाब में एक साल में हुआ क्या। अगर आप ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करें तो क्वाइट चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अगर आपकी देखें डिपॉजिट ग्रोथ तकरीबन 20% है, पर उससे मैक्सिमम डिपॉजिट ग्रोथ आपकी करंट अकाउंट से आई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि आपकी जो निम्स इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। और आपके जो करंट अकाउंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो हैं वो तकरीबन 23 से 24% हो गए, जो लास्ट ईयर 20% थे। और एक और एलिमेंट हमने ये देखा कि फ्रॉम स्टेट बैंक 1 जनवरी इफेक्ट 2025 में क्या हुआ था कि जो MDR होती है, मिनिमम डिपॉजिट रेट, जो पहले एप्लीकेबल था इवन ऑन कॉर्पोरेट्स, वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से नाउ दे कैन चार्ज अ लोअर प्राइस या गिव देम अ लोअर प्राइस। इसकी वजह से हम देखा है कि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से हमने देखा है कि रिजल्ट काफ़ी डिसेंट आया है और ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। देखिए, जहाँ तक अगर हम अब NFI की बात करते हैं, नॉन फंडेड इनकम है, उसमें एक एलिमेंट हम देखा कि लास्ट टाइम एक कैपिटल गेन सब्सटेंशियल था, इस क्वार्टर नहीं आया। अगर उसको हम नॉर्मलाइज कर दें तो तकरीबन जो कंपनी की बैंक की अर्निंग ₹1.57 आई है, वो तकरीबन ₹1.80-85 हो जाती है, विच इज़ वेरी डिसेंट। एक और एलिमेंट इसमें प्रोविजनिंग, जो आपने मेंशन करा, लोन लॉस, आई थिंक इसमें ये बड़ा नॉर्मल चीज़ है कि कंपनी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन रेशो वो इंटैक्ट है, 6 साढ़े 6
5-6% पे। सो कुछ लोन्स जो अंडर परफॉर्मिंग होते हैं या नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, अकॉर्डिंग डिफरेंट IFRS 9 क्लासिफिकेशन उनको इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोन बैड डेट हो गया, ये सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग है, सो उसकी वजह से ये बैंक ने चीज़ बुक करी है। सो मेरा सिनॉप्सिस ओवरऑल ये होगा कि बैलेंस शीट ग्रोथ इज़ डिसेंट एंड कंपनी की हमें लग रहा है कि इवन लास्ट क्वार्टर ये सब्सटैंशियल ये जो क्वार्टर इसने इस तरह का दिया है वो आ सकता है। अब देखें, जहाँ तक अब मैं थोड़ी इसकी बैलेंस शीट स्टडी भी कर रहा था, तो मेरा अपना एनालिसिस है कि ये कैपिटल गेन जो उसने इस क्वार्टर थोड़ा लोअर बुक करा है, आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर भी ऐसा ही रह सकता है, बिकॉज अब बैंक की आई थिंक प्रायोरिटी ये होगी कि जो उनके हाई यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको वो लॉन्ग टर्म रखें रादर देन बुकिंग कैपिटल गेन्स। वेर एज कंपनी के पास या बैंक इस तरह मेंशन कर रहे हैं काफ़ी सब्सटैंशियल कैपिटल गेन अभी भी अवेलेबल है। सो इट डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट, मगर मेरा अपना व्यू है कि दे विल नॉट बुक कैपिटल गेन्स, दे माइट बुक ऑन द लोअर साइड, बट दे विल अलाउ द हाई यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स टू मैच्योर, जो भी वो मैच्योरिटी आएगी। बैंक की जो लेटेस्ट जो बैलेंस शीट है उसमें जो बुक वैल्यू वो 30 रुपये है, और अगर आप 2 रुपये और ऐड कर लें जो क्वार्टर के एंड में लगभग आ सकते हैं, तो 32 रुपये की आपकी बुक वैल्यू बनती है और तकरीबन 35 रुपये से नीचे चल रहा है, तो ट्रेडिंग एट अबाउट अंडर 1.1 टाइम्स व्हिच इज डिसेंट। सॉरी शहबाज, जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी और उसके बाद जो हमने इस पे आपने अपना एनालिसिस दिया था, उसमें ये कहा जाता है कि बुक वैल्यूज़ की 35 रुपीज़ हो जाएगी, तो अभी लेकिन 30 हुई है, 30 तक पहुंच गए एंड यू आर सेइंग कि 32 रुपये तक, तो थोड़ा सा ये देखिए जो टारगेट दिया गया था उससे कम लग रही है। देखिए, हो सकता है इफ़ दे बुक सब्सटैंशियल कैपिटल गेन्स तो हो भी सकता है। मैं ऑन द कंजर्वेटिव साइड ले रहा हूँ कि अगर कंपनी जो है वो अपनी कोर इनकम इसी तरह चलाती है और लोअर कैपिटल गेन्स बुक करती है और प्रोविजनिंग भी बुक करती है, तो ये जो नंबर है जो अर्निंग है सस्टेनेबल है। ओके, अब हम चिराग सीमेंट के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। अब चिराग सीमेंट के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपीज़ 79 पैसे रही, विच इज़ डाउन 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें, यानी कि पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था, तो 13% का इंक्रीज़ है ना। ये रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया है। इसके हम अगर हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर अप 6% क्वार्टरली बेसिस पे 10.3 बिलियन रुपीज़ की रही। फाइनेंस कॉस्ट वाज डाउन 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 348 मिलियन की। और ग्रॉस मार्जिन्स ये आई थिंक थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा आए हैं। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 1.75 परसेंटेज पॉइंट और ये 36% रहे। सो आई गेस सेल्स में इजाफा और ग्रॉस मार्जिन्स में भी हमको अच्छा इजाफा नज़र आया है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर। देखिए, यस, रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशन। उसका मेन रीज़न वाज बेटर ग्रॉस मार्जिन्स। अगर आप देखें सीक्वेंशियली सेल्स आर अप, बिकॉज हम देखें कुछ डिस्पैचेस इंक्लूडिंग लोकल डिस्पैचेस एंड एक्सपोर्ट देर आर अप अबाउट 8%। वैसे हमने ये देखा कि क्वार्टरली प्राइसेस नीचे थी एंड डिस्पाइट ऑफ दैट हमने देखा कि मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में तकरीबन मार्जिन का डिफरेंस 3% का है। सो आई थिंक उसका मेजर हाईलाइट ये हो सकता है कि इनका जो फ्यूल मिक्स है, पावर मिक्स है, वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है मोर टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स, तो उसकी वजह से इनको थोड़ा इंक्रीमेंटल ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज देखा है हमने। देखें, जहाँ तक आपने इसकी बात करी कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है बिकॉज इनकी कंपनी की बैलेंस शीट देखें, सो कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी है। इसकी वजह से हमने ये भी देखा कि जो अदर इनकम है सीक्वेंशली तो डाउन है, बिकॉज आई थिंक कुछ क्वार्टर्स लास्ट 2 क्वार्टर्स से जो कंपनी थी वो कुछ कैपिटल गेन बुक कर रही थी ऑन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इस क्वार्टर शायद मिसिंग है। बट जो नंबर है 14 अरब का जो कैश है उसमें ये आई थिंक ये नंबर है रिकरिंग अर्निंग्स का है। सो ओवरऑल आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगला क्वार्टर कैसा आ सकता है। देखिए, अगर आप देखें, अगर नंबर्स हम देखें, अभी तक तकरीबन 15% हमने ग्रोथ देखी डिस्पैचेस में। सो इवन इफ़ यू अज्यूम कि डिस्पैचेस ऑन द सिमिलर ट्रैजेक्टरी रहते हैं या थोड़े से ट्विक डाउन भी हो जाते हैं। देखिए, अफेक्टिवली अगर आप देखें, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस आर डाउन फ्रॉम $95 पर टन टू अबाउट $80। बट हो क्या रहा है कि जो आपकी लोकल प्राइसेस हैं, अफगान की कोल प्राइसेस हैं, उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो जो इफेक्टिव वेटेड एवरेज कॉस्ट है, स्पेशली आफ्टर ड्यूरिंग सितंबर एंड इवन टू डेट, वो इफेक्टिवली आपकी कोल प्राइसेस बढ़ गई हैं। सो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो हमने इस क्वार्टर मार्जिन्स देखे अबाउट 36% के, वो सस्टेनेबल ना हो। उसका आई थिंक एक रीज़न ये होगा कि हायर कोल प्राइसेस, पावर मिक्स तो अच्छा है, बट आई थिंक प्राइसेस भी हमने देखा लेटली काफ़ी कम हुई हैं इस क्वार्टर में, स्पेशली आफ्टर सितंबर तकरीबन 15-20 रुपये प्राइसेस कम हुई हैं। सीमेंट प्राइसेस कम हुई हैं, बट देयर मार्केट में कुछ रूमर्स हैं कि शायद ये दोबारा प्राइस रीइंस्टेट हो जाए। सो अगर प्राइसेस ये रीइंस्टेट हो जाती हैं और कोल प्राइस इफेक्टिव बढ़ गई हैं, सो देन दे
दे कैन सस्टेन द मार्जिन्स. सो अगर मेरा ये आउटलुक होगा कि पूरे साल अगर कंपनी अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें बाय अबाउट एनालाइज कर दें तो 40 रुपये की अर्निंग कंपनी कर सकती है इफ़ प्राइसेस इंक्रीज फ्रॉम ईयर. अगर यहाँ से प्राइसेस थोड़ी सी सबड्यूड रहती हैं, हमने देखा कि आगे जाके विंटर सीजन भी आता है जहाँ आपके आवर्स कम हो जाते हैं, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं. सो आई थिंक इट विल बी सेफ टू अज्यूम कि इफ़ नॉट 40 रुपीज़ तकरीबन कंपनी जो है 37 से 38 रुपीज़ की अर्निंग पूरे साल कर सकती है. अच्छा शहबाज, नाउ चिराग सीमेंट की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी हुई है तो वो भी आपने अटेंड की थी, तो उसमें क्या चीज़ें हाईलाइट की? वी नो कि दो चीज़ें हुई हैं चिराग सीमेंट, दो चीज़ें तो खैर नहीं, चिराग सीमेंट ने जो रफान मेज़ को एक्वायर करने जा रहे थे वो भी डील नहीं हुई, और ये अटक सीमेंट की एक्विजिशन जो शिराजी ग्रुप के साथ करने जा रहे थे वहाँ से भी ये पीछे हट गए. तो अब क्या प्लान है कंपनी का? देखिए उन्होंने बिल्कुल यस ये ब्रीफिंग में मेंशन भी करा था कैटेगोरिकली कि बिकॉज देखिए इनके पास कैश अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अब लोगों का सवाल आता है कि यार आपके पास अगर कैश पड़ा है तो उसको आप डिविडेंड दे दें. अगर आप डिविडेंड पर शेयर देखें तो कंपनी के पास मेरा 70-75 रुपये का कैश पड़ा हुआ है. बट कंपनी की जो प्रायोरिटी है ना टू इन्वेस्ट इन हाई ROE प्रोजेक्ट्स. अब कुछ ने हमने सवाल पूछे कि वाई डेंट यू इन्वेस्ट अटक सीमेंट में क्यों इन्वेस्ट नहीं करा, रफान में क्यों. अब उन्होंने कोई डिस्क्लोज तो नहीं करा, बट ये चीज़ अच्छी है कि फ़िलहाल दे वांट जो भी इनके पास एक्सेस कैश अवेलेबल है और आगे जाके एक्सेस कैश आएगा अभी, बिकॉज फ़िलहाल ये एक्सपेंशन तो नहीं देख रहे हैं बिकॉज अभी भी यूटिलाइजेशन लेवल वो 55% है. सो दे आर स्टिल थिंकिंग या ट्राइंग टू इन्वेस्ट. बट ये चीज़ सर्टेन है कि दे विल फाइंड दे विल ओनली इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच हैज़ हाई ROE. बिकॉज आई थिंक कुछ एक रीज़न जो नॉट इन्वेस्टिंग इन रफान मेज़ या अटक सीमेंट हो सकता है, इन्होंने मेंशन करा रिगार्डिंग पे बैक पीरियड. अगर आप अटक सीमेंट की कुछ वैल्यूएशन करें, नंबर्स रन करें तो ऐसा लगता है कि अगर इस मार्केट प्राइस से भी एक्वायर कर लेते तो तकरीबन 8 से 9 साल लग जाते पे बैक में. सो आई थिंक फॉर अ प्रोजेक्ट टू बी हो सकता है NPV वायबल हो, बट पे बैक अगर 8-9 साल हो तो दैट्स टू मच. सो आई थिंक इस तरह का प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो NPV पॉजिटिव भी हो और जिसका पे बैक भी 4 से 5 साल हो ओवरऑल. आई थिंक फिर लोगों का सवाल हुआ कि आप इसको जो आपका कैश अवेलेबल है उसका आप डिविडेंड दे दें. आप कंपनी की हिस्ट्री देख लें फॉर द आई थिंक इवन 4-5 ईयर्स तो तकरीबन जो पे आउट तकरीबन मैक्सिमम 20% है. तो येस वी कैन एक्सपेक्ट अ नॉमिनल पे आउट, बट ये नहीं होगा कि कैश अवेलेबल है तो उसको ये पे आउट बढ़ा देंगे. आई थिंक कंपनी का एक और फोकस है ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. देखें बिकॉज कहीं प्राइसेस बढ़ सकती हैं पावर की, कहीं फ्यूल की बढ़ सकती हैं. सो दे आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट. हमने देखा है लेटली इन्होंने इन्वेस्ट भी करा है रिन्यूएबल एनर्जीज़ में. कभी कभार ये लोग पेट कोक भी इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ कोक, जो चीज़ वायबल पड़ती है. सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि सब चीज़ें कंपनी के पास इन हाउस हों जो इनको बेहतर समझ आएँ चीज़ें, और जहाँ ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे वहाँ ये मार्जिन्स को इम्प्रूव करें या सस्टेन करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. ओके, अब हम एंग्रो होल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं. और एंग्रो होल्डिंग्स के थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए. थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹5.35 रहा, और अगर हम वर्सेस सेकंड क्वार्टर की EPS देखें तो वो ₹28.02 की थी. तो इतना बड़ा ड्रॉप है, क्यों है ये हमको शहबाज एक्सप्लेन करेंगे. और उस से 9 मंथ्स की जो अर्निंग्स है वो बन जाती हैं ₹34.90. अगेन कंपनी ने कोई डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया, और वन सेकेंड मैंने देखा कि रिजल्ट्स के बाद इसकी स्टॉक प्राइस नीचे आई. तो सबसे पहले शहबाज ये बताइए कि जो सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स का फ़र्क है उसकी क्या वजह है? एंग्रो का रिजल्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. देखें बिकॉज जो कंपनी ने थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग करी थी, तो द ओनली कंपेरेबल रिजल्ट जो हम कंपेयर कर सकते हैं वो क्वार्टर एनालिसिस है. बिकॉज एक साल पहले जो दाऊद हर्कलीज कॉर्पोरेशन थी और जो एंग्रो कॉर्पोरेशन थी, राइट, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन बिकेम पार्ट ऑफ दाऊद हर्कलीज कॉर्पोरेशन और उसका नाम चेंज हो गया एंग्रो होल्डिंग्स हो गया था. सो दैट्स इनकी मेन रिस्ट्रक्चरिंग ये हुई थी. और एक और एलिमेंट था, इन्होंने एक साल पहले अपने उनके एनर्जी एसेट्स थे उसको एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कर दिया था, बट वो डील मटेरियलाइज नहीं हुई बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस. अब दैट्स पार्ट ऑफ देयर कोर एसेट्स. सो ओनली द कंपेरेबल जो है ना वो आप सीक्वेंशियल है. अगर आप देखें इस क्वार्टर सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में तकरीबन ₹5.20 की अर्निंग आई, ₹5.35 की, और इससे पहले जो अर्निंग जो लास्ट क्वार्टर थी वो तकरीबन ₹28 की आई. उस ₹28 में एक वन ऑफ है विच इज़ रिक्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मल एसिड्स जो पहले डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस थे. तो अगर उसको हम हटा दें तो तकरीबन उसका इम्पैक्ट ₹22 का बनता है.
राइट, वो थर्मल एसिड्स भी बता दें कौन से थे, इसमें EPQL भी था। आप देखें उसमें इनके 3 एनर्जी एसिड्स हैं, जिसमें सिंध एंग्रो कोल माइनिंग आता है, एंग्रो थर आता है और एंग्रो पावर जेन लिमिटेड कादरपुर आता है। तो ये इनके टोटल कॉम्बिनेशन थी ऑफ एनर्जी एसिड्स जो ये पहले बेच रहे थे, अब नहीं बेच रहे। सो अगर उसको वन ऑफ हटा दें तो इस क्वार्टर जो 5 रुपये 35 रुपये की अर्निंग आई है, वो लास्ट क्वार्टर तकरीबन 7.5 रुपये की अर्निंग बनती है। हमने देखा फिर भी अर्निंग्स में डिप है। इसमें एक और है, देखें अभी मैनेजमेंट ने एक और एसेट एक्वायर करा जो अफेक्टिव हुआ 3 जून 2025। इसका मतलब है सेकंड क्वार्टर सिर्फ तकरीबन 25 दिन थे या 27 दिन आपके बनते हैं, वैराज ये जो क्वार्टर है इसमें फुल रिफ्लेक्शन है इस चीज़ की। राइट। तो हमने ये देखा है कि ऑफकोर्स ये जो एसेट है ये बेसिकली देवदार है। ये हुआ क्या था कि जो आपका जैज़ का जो बिज़नेस है उसमें ये स्पिन ऑफ होकर इनका जो टावर बिज़नेस था वो एंग्रो ने ख़रीद लिया, मतलब नेम ऑफ देवदार, राइट। तो उसके लिए उन्होंने कोई लोन लिया और कुछ इक्विटी दी, राइट। सो ओवरऑल अगर आप सिर्फ कंपेयर करें तो कंपनी की अर्निंग फिर भी नीचे है सिक्वेंशियली। सो हुआ ये कि ऑफकोर्स जो आपका जो टावर बिज़नेस है वो इस क्वार्टर की अर्निंग में रिपोर्ट हुआ है, पूरा क्वार्टर आया है, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसकी इफेक्टिव टैक्सेशन है वो तकरीबन 50 से 55% है। अब मैं थोड़ा सा इसमें रिट्रेट करता हूँ कि जो 50-55% है। ओके। लास्ट क्वार्टर इफेक्टिव टैक्सेशन जो कंपनी ने रिकॉर्ड करी वो तकरीबन 11 से 12% थी। तो बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेशन हम देखें तो अर्निंग्स में सीक्वेंशियल डिक्लाइन आया है। बट इसमें हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशली जो आपका टावर बिजनेस है और आपका जो LNG बिज़नेस है, जो एंग्रो की दोनों सब्सिडरीज़ हैं, एक 100% ओन सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है, ये आपकी इस पे जो टैक्सेशन है इस पे लगता है ऑन द टॉप लाइन। सो अगर आप LNG बिज़नेस देखें वहाँ अफेक्टिव टैक्सेशन पहले 9% था पिछले साल FY25 में, FY26 में वो 15% हो गया है। वैसे जो उनका टावर बिज़नेस है वो पहले 4% था, अब वो 6% हो गया। सो ऑफकोर्स ये दोनों बिजनेसेस तो बहुत ऑन अ टॉप लाइन लेवल तो बहुत अच्छे हैं, बट ऑन अ बॉटम लाइन लेवल बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेशन ये चीज़ थोड़ी सी आपकी ऑन द लोअर साइड पड़ती है। सो ऑफकोर्स अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ऑफकोर्स जब ये चीज़ सब पूरी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, आपका थर्मल एसेट्स, LNG एसेट्स या इवन आपके टावर बिजनेस हैं, तो हम और बेहतर कंपेरेबल होगा। देखिए अब हमें ये देखना है कि अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि येस द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन टावर बिजनेस, सब्सटैंशियल अमाउंट है, उसके लिए तकरीबन कंपनी ने 100 अरब का लोन लिया है और 60 अरब की कुछ इक्विटी ये डील है, राइट। तो कुछ इक्विटी इन्हें दे दी है, कुछ ऑन स्टैगर्ड बेसिस होगी। सो फॉर 25 एंड 26 वी शुड नॉट एक्सपेक्ट सब्सटैंशियल डिविडेंड्स, वेयर एज जो इनकी बिकॉज एंग्रो होल्डिंग इज़ अ होल्डिंग कंपनी, राइट, उसकी सारी सब्सिडरीज हैं, वहाँ से जो सब्सटैंशियल पैसे कंपनी, भले वो फर्टिलाइजर बिजनेस हो, LNG बिजनेस हो या फूड बिजनेस हो या एनर्जी बिजनेस हो, वो पैसे तो सब्सटैंशियल कमाएगी बट कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। बिकॉज देखिए कंपनी का फोकस ये है कि येस दे हैव इन्वेस्टेड इन अ टावर बिजनेस जिसमें 2 साल आपको इक्विटी पेमेंट्स करनी है और उसके लिए कंपनी तकरीबन 100 अरब का लोन भी ले रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होंगी। सो एज़ पर माई एनालिसिस 25 और 26 में थोड़ा नॉमिनल सा डिविडेंड कंपनी दे सकती है, सब्सटैंशियल नहीं होगा, बट 2026 ऑनवर्ड्स वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर डिविडेंड। बिकॉज हमें ये भी समझना है कि अभी भी एंग्रो होल्डिंग्स में जो मेजर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र की है, इज देन सेकंड इज़ द एनर्जी एसेट्स एंड देन आपका टावर बिजनेस आते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं। सो ये मैं देख रहा था कि अगर आप लेटेस्ट नंबर्स रन करें और एनर्जी एसेट्स को आप क्लासीफाई कर दें एज कंटिन्यू ऑपरेशंस और आपका जो टावर बिजनेस को भी आप देख लें, जो कंपनी से नंबर हमें कुछ शेयर करें या सबसे, तो कंपनी की जो अर्निंग है मुझे लगता है कि स्पेशली ऑन कैलेंडर ईयर 25-6 बेसिस पे नेक्स्ट ईयर तकरीबन 25 रुपये आ सकती है। उससे अगले साल 30 से 35 रुपये अर्निंग आ सकती है। सो येस इट्स नॉट डिविडेंड यील्ड एसेट्स, अगर आप इसको देखें ये ऑन अ प्राइस टू अर्निंग बेसिस तकरीबन 6 to 8 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। ओके और वैसे गोइंग फॉरवर्ड ये जो टावर बिजनेस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा ठीक है शॉर्ट टर्म में जो लोन लिया है तो उसकी पेमेंट्स होंगी और जैसा आपने कहा कि डिविडेंड भी नॉमिनल होगा, अर्निंग्स भी, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू एंग्रो होल्डिंग्स। देखें अगर आप कंपनी ये भी डिस्क्लोज करें द लेटेस्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग कि अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ये इसमें जो कंबाइंड टावर बिजनेस है ये इस कैश प्रॉफिट है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट इसलिए नहीं है बिकॉज डिप्रिसिएशन ही 10 अरब की आपकी है। सो अगर आप इसमें कैश टर्म्स में देखें इन लाइक 3 months
द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, राइट, मतलब कैश प्रॉफिट। तो यस, अगर पूरे साल एमैल्गमेशन होगी सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है बॉटम लाइन माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल, बट अगर 10 अरब का एज्यूमिंगली लॉस करते हैं तो उसमें 11 अरब की डिप्रिसिएशन ही है। सो और कुछ एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वी कैन एक्सपेक्ट, देखिए ओवरऑल ऑन अ गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस इट्स अ गुड एसेट टू हैव, बट इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी टूवर्ड्स एंग्रो होल्डिंग्स वो फिर भी ऑन द लो साइड रहेगी, तकरीबन 10 से 15%। जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी विल बी देयर एनर्जी एसेट्स एंड देयर फर्टिलाइजर बिजनेस। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पॉइंट। जो आपसे मुलाकात होगी अपनी रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।